साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। दरअसल अब हरियाणा विधानसभा पेपरलेस होने जा रहा है, जिससे कागज की बचत होगी, साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये फायदेमंद सिद्ध होगा। रिपोर्ट देखिए। अब हरियाणा विधानसभा भी होगी पेपरलेस। पर्यावरण के लिए भी होगा फायदेमंद। विधायकों को दिया गया प्रशिक्षण। हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा विधानसभा भी पेपरलेस होगी, जिससे कागज की बचत होगी और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कंप्यूटर के बारे में अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा लागू करने से पहले विधायकों को पहले मॉक ड्रिल भी कराएंगे, जिससे विधायकों को किसी प्रकार की समस्या न आए। भाषण के दौरान सीएम ने कहा कि योजनाओं को तकनीक से जोड़ने का काम भी जारी है। लोगों की सुविधाओं के लिए पहचान पत्र भी बनाए गए हैं। विधानसभा की सारी जो कार्य पद्धति है, जो विधि हमारी चल रही है, उसके आगे बढ़ने में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है, क्योंकि अब सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके नाते से भर भर के ले जाते हैं। अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाने पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ट प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ट हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। जितने हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं विधानसभा के, या हमारे जितने ऑर्डिनेंस हैं, जो हमारे बिल हैं जिसको हम एक्ट बनाते हैं, वो सारे पढ़ने के लिए अपने को वहां मिल जाएंगे। देश भर की बाकी विधानसभाएं भी जुड़ी होंगी इससे, सब विधानसभाएं प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। आपको उन विधानसभाओं में, लोकसभा में क्या चल रहा है, क्यों है ना, ऐसा हम तुलना भी कर सकते हैं अपनी विधानसभा की उन विधानसभाओं की। प्रश्न भी हमारे क्या आते हैं, वहां क्या होते हैं, उनके कानून क्या है, हमारे कानून क्या है। विधायक का वास्तव में असली काम तो विधायी काम है, यानी विधेयक पारित करना, उसके अनुसार प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाना। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया, इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा। कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है, पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो टोटल वातावरण के अंदर इसका हमको लाभ होगा। हम सब ई सेवा में अगला काम जो कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अगर न्यायालयों में जाकर के देखें, लिटिगेशन के सबसे ज्यादा केसेस अगर हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन है किसकी, गलत ढंग से नाम चढ़ गया, उसने कब्जा कर लिया, डिमार्केशन में ये लाइन वहां से वहां है, यहां से वहां है, एक ही जमीन 4 जगह बिक रही है, कौन उसका असली मालिक है। तो कितने ही झगड़े जमीनों को लेकर के हैं, क्योंकि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है डिजिटलाइज नहीं है। उसको पूर्ण रूप से डिजिटलाइज कर रहे हैं। हर एरिया की अपनी पहचान वो सुनिश्चित होगी, उसका एरिया निश्चित होगा,
चाहे वो भवनों की प्रॉपर्टी है, जमीन है, चाहे वो खेती की जमीन है, चाहे उद्योग की जमीन है, इन सब चीजों का एक सिस्टम, उसमें लैंड रिकॉर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि आगे गड़बड़े होने के जो अवसर हैं ये भी कम हो जाएंगे। ई विधानसभा को लेकर 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि आज पंचकुला में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत देश के विभिन्न राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो रही है, जिसमें हरियाणा भी शामिल हो गया है। खैर, इस विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरी तरीके से प्रयासरत है। ये विधानसभा बनने से कागजों की बड़ी संख्या में बचत होगी और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी साबित होगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने पिंजौर बाईपास के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्यों में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने आगामी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि विकास के मामले में आज हरियाणा देश में अग्रणी राज्य बना हुआ है। प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत बना हुआ है। इसी का परिणाम है कि निवेशकों के लिए हरियाणा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। पूरा करके और उसे इस साइड को खोल दें तो ये ट्रैफिक को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन तो कितने दिन में खोल सकते हैं। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की कमान संभाली है, तभी से ही प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने न सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बल्कि उन घोषणाओं को ग्राउंड लेवल पर साकार भी करते आए हैं। सीएम मनोहर लाल को लेकर यह भी खास बात है कि वो होमवर्क करके ही फील्ड या बैठक में जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारियों को संबंधित मुद्दे के बारे में खुद ब्रीफ करते हुए दिखाई भी देते हैं। रिपोर्ट देखिए। पिछले 56 सालों से हरियाणा की राजनीतिक इतिहास बेशक कई किस्से कहानियों को लेकर विख्यात है, मगर यही हरियाणा और यहाँ की राजनीति का नया इतिहास अपने आप में एक अलग गवाही देते दिखाई दे रहा है। क्योंकि साल 2014 से शासन की बागडोर अपने हाथ में थामने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी कुशल नीतियों और दृढ़ शक्ति के बूते वाकई प्रदेश की नीतियों में नए आयाम जोड़े हैं। यहाँ ये बात इसलिए अहम है क्योंकि साल 2014 के अक्टूबर में जब सीएम मनोहर लाल ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो उस समय उन्होंने कहा था कि केवल सरकार चलाना नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं, और कमोबेश उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया है। खास बात यह है कि ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले करीब 8 साल के दौरान उनके कार्यकाल को परखा जाए तो ये बात तथ्यों के आधार पर उभर कर सामने आ रही है कि पुरानी परंपरावादी राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था में काफी कुछ नयापन दिखा है, और ऐसे बड़े उदाहरण भी इस बात की तस्दीक करने में सहायक है। राजनीतिक पर्यवेक्षक सूबे की इस बदली और नई राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए इस बात को सहज स्वीकारते भी हैं कि हरियाणा पहले से काफी बदला है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रायोगिक नीतियों ने बदलाव की ऐसी बयार यहाँ चलाई है जिसकी बदली फिजा ने हर उस पहलू को बदलकर नया कर दिया जो वर्षों पूर्व किसी और ही रंग में थे। परंपरावादी राजनीति में आए नएपन का इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री अपनी कही बात को चंद दिनों के अंदर उसे पूरा करने का दावा रखते हैं और ऐसा करके भी दिखाते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक सीएम मनोहर लाल को एक प्रैक्टिकली पर्सन के तौर पर भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निवास स्थान का नाम बदलने से लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन तक के बड़े मामलों को लेकर मात्र 48 घंटों में ही जमीनी रूप प्रदान करके दिखाया कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और जो कह देते हैं
उसे साथ ही साथ जमीनी रूप भी देना जानते हैं। घोषणाओं को तुरंत पहना रहे अमली जामा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रायोगिक शक्ति को दृढ़ इच्छा के रूप में लागू करते हुए यूं तो कई ऐसी योजनाओं को जमीनी रूप प्रदान किया है, मगर इनमें बहुत सी ऐसी नीतियां भी शामिल हैं जो प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देती नजर आई हैं। बात भले ही सुशासन और पारदर्शी व्यवस्था को लागू करते हुए कई कड़े कदम उठाने की हो या नई नीतियों की बदौलत प्रदेश के हर वर्ग को खुशहाल बनाने और हरियाणा को विकसित करने की हो, हर मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दृढ़ इच्छा की झलक साफ दिखाई देती है। मसलन जो कहा उसे पूरा करने के लिए अपनी तमाम योजनाओं और नीतियों का एक संकल्प के रूप में भी लिया और अपनी घोषणाओं को तुरंत अमली जामा पहनाया। इसके दो बड़े उदाहरण पिछले 1 महीने के दौरान भी सामने आए। इसके तहत उन्होंने 12 जून को रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि उनकी सरकारी आवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा जाएगा, क्योंकि संत कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने सभी लोगों का धर्म केवल मानवता ही माना था। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 जून को न केवल ये घोषणा की और ठीक 2 दिन बाद अपने आवास का नाम संत कबीर के रूप में रखते हुए मुख्य द्वार के बाहर इस नाम के बोर्ड तक लगवा दिया। इसके अलावा एक और बड़ा उदाहरण अब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर मिला, क्योंकि 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का जल्द ही गठन किया जाएगा। जबकि अहम बात यह है कि इस घोषणा के मात्र 48 घंटों के दौरान न केवल उन्होंने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके दिखाया, अपितु इसके चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक की भी नियुक्तियां करके व्यवस्था परिवर्तन के नए आयामों को पुख्ता किया। अपनी इस घोषणा के बाद 12 जुलाई को ही मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में शासकीय और प्रशासनिक व्यवस्था में बेहद बदलाव हुआ। सुरक्षा को लेकर भी नजर आए संजीदा। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना फोकस केवल प्रदेशवासियों के कल्याणार्थ योजनाओं को लागू करने या हरियाणा को विकास की डगर पर लाकर ही सीमित नहीं रखा हुआ, अपितु वे प्रदेश से जुड़े मामलों पर गंभीर रहते हैं। हाल ही में यहाँ के कई विधायकों ने पुलिस में जान से मारने की धमकी देने और फिरौती मांगने जैसी शिकायतें दी, तो सीएम इन मामलों पर भी काफी संजीदा नजर आए। इसके चलते उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस मामले की तह तक जाकर जांच करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी की दहशत का कोई माहौल बने। पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री इस मामले में गृह विभाग को सभी हिदायतें देकर ये भी संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल विधायक ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता भी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। पूरे होमवर्क के साथ जाते हैं सीएम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर यह भी खास बात है कि वो होमवर्क करके ही फील्ड या बैठक में जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारियों को संबंधित मुद्दों के बारे में खुद ब्रीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे किसी हल्के में जनसभा हो या अधिकारियों के साथ बैठक या कैबिनेट की बैठक हो, वो हर एजेंडे और संबंधित हल्के की समस्याओं के संदर्भ में पूरा होमवर्क करके ही आगे बढ़ते हैं। सीएम मनोहर लाल पहले मुख्यमंत्री हैं जो खुद तो अपडेट रहते ही हैं, साथ ही अधिकारियों को भी अवगत करा देते हैं, और वो किसी विभाग के किसी भी मुद्दे पर होने वाली बैठक के बारे में खुद ही फाइल वर्क के साथ तैयार दिखते हैं और पहले के मुख्यमंत्रियों की तरह अधिकारियों से जानकारी नहीं मांगते, बल्कि उन्हें बताते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या करना है। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि पंचकुला में विकास को गति दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। अब पंचकुला में भी होगा विकास। गुरुग्राम फरीदाबाद की तर्ज पर होगा विकास। सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला को गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। सीएम मनोहर लाल की क्या कुछ बड़ी बातें रही, वो भी आपको बताते हैं। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से पंचकुला जिला के विकास को गति मिलेगी।
अथॉरिटी के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य पंचकुला में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर वहां के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है। राज्य सरकार पंचकुला के सतत दीर्घकालीन और संतुलित विकास के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाएगी। मनोहर सरकार पंचकुला को भी गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए गठित पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विषयों पर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में मनोहर राज में लिंगानुपात के ग्राफ में बढ़िया सुधार हुआ है। सोनीपत के गांव गोरड़ में 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर, घरों में बेटियों की गूंजी किलकारियां। प्रदेश में लिंगानुपात पे हुआ सुधार। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर दिखने लगा है। अब घरों में बेटियों की किलकारियां गूंजने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार 4 महीने में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए कहां कितना लिंग अनुपात है और कितना सुधार हो रहा है। जींद में 973, फतेहाबाद में 961, रोहतक में 953, सिरसा में लिंगानुपात 950 हुआ, भिवानी में 948, गुरुग्राम में 948, पलवल में 944, पानीपत में 932 लिंगानुपात हुआ, नूह में 930, पंचकुला में 921, यमुनानगर में 917 हुआ, चरखी दादरी में 907, हिसार में 903 लिंगानुपात, सोनीपत में 901, कैथल में 899, अंबाला में 895 लिंगानुपात हुआ, कुरुक्षेत्र में 892, करनाल में 891, झज्जर में 890 लिंगानुपात हुआ, फरीदाबाद में 887 लिंगानुपात हुआ, महेंद्रगढ़ में 886, रेवाड़ी में 882 लिंगानुपात हुआ और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 920 लिंगानुपात हुआ। सोनीपत जिले में खरखौदा खंड के गांव गौरड़ में गांव पंचायत और जिला स्वास्थ्य विभाग की मेहनत रंग लाई है और गांव गौरड़ में लिंगानुपात में बेहतरीन सुधार हुआ है। साल 2021 में गांव गौरड़ में 34 लड़के और 50 बेटियों ने जन्म लिया और इसी के तहत लिंगानुपात में इस गांव का सेक्स रेशियो 1000 लड़कों पर 1470 बेटियों के जन्म का आंकड़ा सामने आया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कीम चलाई गई है कि जिस गांव की सेक्स रेशियो सबसे बेहतरीन होती है उस गांव की 10वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली 3 बेटियों को अलग अलग राशि दी जाती है। लेकिन गौरड़ गांव में तीनों ही बेटियों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसके तहत तीनों बेटियों को 50-50 हजार के 3 चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी वर्कर्स को 20 प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वहीं सोनीपत के सीएमओ जय किशोर ने बताया कि सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए लगातार बेहतरीन प्रयास किए जाएंगे और जिस प्रकार से लगातार जागरूकता अभियान और पीएमडीटी की रेड कर कानूनी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, इनमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। ये हरियाणा सरकार की स्कीम है। इसमें बेस्ट विलेज अवार्ड दिया जाता है हर साल। जो भी विलेज की सेक्स रेशो सबसे बेहतर होती जिले में, वहाँ की 3 लड़कियों को जो कि मैट्रिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं, उनको प्रतिवर्ष ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 1.5 लाख की राशि इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फर्स्ट आने वाले को 75,000, सेकंड को 45,000 और थर्ड को 30,000 दिया जाता है। अब क्योंकि इस बार तीनों लड़कियां फर्स्ट पोजीशन पे थी, तो ये राशि तीनों में हमने बराबर बांट दी है। 50-50 हज़ार तीनों को अवार्ड दिया है। सर, सेक्स रेशियो की बात करें तो गोड़ गांव की क्या सेक्स रेशियो थी? गोड़ गांव की सेक्स रेशियो जो 2021
2021 का आंकड़ा देखें तो उसमें 1471 लड़कियां 1000 लड़कों पे हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, काफी अच्छे परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सोनीपत अभी तो राज्य में देखें तो 15वें स्थान पे है, पर लास्ट ईयर हम बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। इस बार काफी हमने इम्प्रूव किया है। आगे किस तरह की रणनीति किस तरह की बताइए सर कि आगे जो हमारा सेक्स रेशियो को बढ़ाया सेक्स जाए, रेशियो को है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा क्योंकि एनसीआर में सोनीपत दिल्ली के नज़दीक है। रणनीति में हमारी वही तीनों कार्य करते हैं। हम एक तो लोगों को जागरूक करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं कि लड़के लड़की में भेद ना करें। दूसरा, जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने के लिए मोटिवेट करते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, उन पे हम कानूनी कार्रवाई कर शिकंजा कसते हैं। जिला उपायुक्त ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हरियाणा का अग्रणी स्थान रहा है। बेटा बेटी को समान अधिकार देने और लिंगानुपात में सुधार करने के लिए सोनीपत प्रशासन लगातार काम कर रहा है। गांव गौरण में सेक्स रेशियो काफी बेहतरीन रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी वर्कर सहित बेटियों को सम्मानित किया गया है। जो भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत सरकार की भिन्न भिन्न स्कीमें हैं जिसमें हरियाणा प्रदेश अग्रणी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात प्रॉपर रखने के लिए और बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त हों, उसके लिए सोनीपत जिला प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे जिले का खरखोदा ब्लॉक का गोरड़ गांव, जहां पर सेक्स रेशो पॉजिटिव साइड में बड़ी इम्प्रूव हुई है, उनको आज हमने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। आशा वर्कर भी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं, पंच भी हैं, सरपंच भी हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी टीम है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे से सेक्स रेशो और पॉजिटिव साइड में इम्प्रूव होगी, जिससे बेटा बेटी सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। वहीं गांव के सरपंच और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि गांव में बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यह काफी गर्व की बात है कि गौरड़ गांव का नाम सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में जो है बेटों की अपेक्षा ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और डीसी साहब के द्वारा हमें सम्मानित किया गया कि जिले में सेक्स रेशियो में हमारा गांव सबसे ऊपर आया है। हमारे गांव में 1472 लड़कियों ने जन्म लिया है लड़कों के ऊपर, और ये बहुत ही गर्व की बात है। और डीसी साहब ने हमारे गांव में जो 2021 में जो लड़कियां प्रथम द्वितीय और तृतीय पद पर थी, उन लड़कियों को भी सम्मानित किया है। और हम यही चाहेंगे कि आगे से आगे जो है इसी तरह से हम प्रयासरत रहें। समाज में जिस प्रकार से सोच बदल रही है उसके लिए क्या कहेंगे? पहले एक संकीर्ण सोच होती थी, बेटी के जन्म पर लोग ये मानते थे कि बेटी हो गई, लेकिन अब सोच बदल रही, क्या कहेंगे? बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं उसमें, टीचर भी हैं। यहाँ गांव में जो हैं, हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गांव में 12th क्लास तक का स्कूल है, उसके बाद पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों की सोच बदल रही है। बेटियों के जन्म पर किस प्रकार से खुशी रहती है? जैसे लड़कों की तरह छठी मनाई जाती है? छठी भी मनाई जाती है, गांव में 10वीं भी मनाई जाती है। खुद हम देखते हैं, हम जैसे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एरिया वाले हमें बुलाते हैं, हमें भी सम्मान देते हैं, हम भी उनके घर पर जाते हैं और वो बेटियों के जन्मदिन पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मनाते हैं। खुशी होती है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा गाँव इस तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सर्दी ऐसा है, हमारे गाँव में आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, टीचर है, ग्राम पंचायत है, सबने मिलकर सहयोग किया और बराबर समझा जाता लड़कियों को, लड़कों के साथ अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। हमारा जिले में श्रेष्ठ गाँव आया है, 1000 लड़कों में 1470 लड़की है। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा गांव लड़कियों को ज़्यादा सम्मानित कर रहा है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारा गांव जिले में फर्स्ट आया है। ये हमारे गांव के लिए और हमारे जिले के लिए बहुत खुशी की बात है और डीसी साहब ने हमें सम्मानित किया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पढ़ाई के लिए परिवार का सपोर्ट किस प्रकार से रहता है, गांव का किस प्रकार से रहता है? पढ़ाई के लिए गांव का और परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे पापा बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं और गांव वाले भी। देखिए, जो हमारी पीएनडीटी की जो सबसे बेस्ट टीम मानी गई है आज तक, जो सोनीपत में सबसे ज़्यादा रेड करके हमने सबसे ज़्यादा जो बच्चियों को गर्भपात कराते थे उनको पकड़ा गया है। और हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बचा सकें और अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लगातार पहल कर रहा है। इसका असर है कि प्रदेश में बढ़ती जा रही लिंगानुपात की खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है।
दरअसल ये असर किसी अचानक हुए बदलाव का नहीं है, बल्कि कोख में लिंग जांच कराने वालों पर हुई सख्ती का परिणाम है। इसके पीछे सीएम मनोहर लाल का सख्त रवैया, स्वास्थ्य विभाग की सख्ती और कोख में भ्रूण लिंग जांच करने वाले विभाग के खुफिया दस्ते की मेहनत है। लिंगानुपात को सुधार के लिए भ्रूण लिंग जांच को लेकर सीएम मनोहर लाल की तरफ से उठाए गए सख्त कदमों से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।